स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी इस वीडियो में हिंदी साहित्य में आलोचना के सूत्रपात की शुरुआत को हम देखेंगे। कैसे हिंदी में आलोचना जन्म लेती है और किन किन प्रमुख विवादों से हिंदी आलोचना का विकास होता है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के किस प्रसिद्ध लेख में अनस्थिरता शब्द का प्रयोग को लेकर के विवाद खड़ा हुआ? एक कोई लेख था जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा और उसमें उन्होंने अनस्थिरता शब्द का प्रयोग किया और उसी से एक विवाद पैदा हुआ, और वह लेख था भाषा और व्याकरण। इसी में उन्होंने अनस्थिरता शब्द का प्रयोग किया और उसी को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ, और उस विवाद को शुरू करने वाले थे बाल मुकुंद गुप्त जी। अनस्थिरता शब्द को लेकर द्विवेदी जी को घेरने वाले बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे, जिन्होंने आत्माराम के नाम से लेखमाला चलाकर द्विवेदी जी के कुछ मतों का खंडन किया। यानी इस शब्द के प्रयोग से बाबू बाल मुकुंद गुप्त इनके कुछ मतों का खंडन करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, और वे आत्माराम नाम से लुक छिप करके लेखमाला एक सीरीज चलाते हैं। द्विवेदी जी ने उनके आत्माराम नाम से लिखे गए लेखों के प्रत्युत्तर में सरगो नरक ठिकाना ना ही लिखकर उसका उत्तर दिया, और इसे उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कल्लू अलहित नाम से लिखा। यानी एक तरफ बाल मुकुंद गुप्त जी आत्माराम के नाम से लिख रहे थे और दूसरे द्विवेदी जी ने कल्लू अलहित नाम से लिख करके उनका उत्तर दिया। बाल मुकुंद गुप्त जी विनोदप्रिय लेखक थे। वे राजनीति और समसामयिक विषयों पर व्यंग और विनोदपूर्ण लेख भी लिखते थे, और इनका जो प्रसिद्ध निबंध है आप सभी जानते होंगे, ग्रेजुएशन में और पीजी में लगभग ये मिलता है लगा हुआ ये निबंध, शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, आप उन्हें ध्यान रखिएगा कि किस निबंध में ये विवाद शुरू होता है, भाषा और व्याकरण में, और कौन इसके केंद्र में रहता है, विवाद को शुरू करने वाला कौन रहता है, वो बाल मुकुंद गुप्त जी रहते हैं, और उसका जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरगो नरक ठिकाना नाम से देते हैं, कल्लू अलहित नाम से लिख करके। और सबसे बड़ी बात इसमें कि बाल मुकुंद जी का बहुत प्रसिद्ध जो निबंध है उसको आपको ध्यान रखना है, शिव शंभू के चिट्ठे। आगे हम देखते हैं, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब ने ही किया। ये कौन लिखता है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वे मानते हैं कि समालोचना का सूत्रपात अगर हिंदी में हुआ तो बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब ने ही किया। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने, दो व्यक्ति प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। अब देखिए, ये शुक्ल जी का कथन है, ध्यान रखिएगा। वे कहते हैं कि अंग्रेजी गद्य साहित्य में दो बड़े लेखक एडिसन और स्टील हुए, और इन दोनों की तुलना हिंदी में कौन खड़ा होता है? ऐसा प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट उनकी तुलना में खड़े होते हैं। ये शुक्ल जी का कथन है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसका जो तात्पर्य जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वह है, अर्थात प्रताप नारायण मिश्र की तुलना एडिसन से और बालकृष्ण भट्ट की तुलना स्टील से की गई है। किया किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसे ध्यान रखिएगा आप। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना सच्ची समालोचना नाम से किसने किया? बालकृष्ण भट्ट जी ने। अब इसे देखिएगा, सबसे पहली बात कि संयोगिता स्वयंवर एक रचना है जो कि नाटक है, और इसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। इसकी आलोचना सच्ची समालोचना नाम से की गई, और किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो भी रचना है उसकी विधा, उसका रचनाकार, उससे जुड़ी हुई अन्य बातें, ये भी आपको एक साथ ध्यान रखनी चाहिए। बालकृष्ण भट्ट के बारे में प्रसिद्ध जो चीज़ है वो ये कि इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया, और हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 में निकली। सबसे पहले संपादक, पहले और अंतिम संपादक बालकृष्ण भट्ट जी ही थे। इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, समालोचना का सूत्रपात यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया था,
पर उसका कुछ अधिक वैभव द्वितीय उत्थान 1893 से मानते हैं शुक्ल जी, द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ता है। यानी वे कहते हैं कि भारतेंदु के जीवन काल में ही समालोचना का सूत्रपात तो हो गया था जो हमने ऊपर देखा, लेकिन इसका कुछ अधिक जो वैभव है, यानी ज़्यादा वैभव प्राप्ति हुई समालोचना को द्वितीय उत्थान 1893 ईस्वी से लेकर के 1918 तक की जो अवधि है उसमें, ये शुक्ल जी कहते हैं। इस दौरान मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ लिखा। शुक्ल जी ने हिंदी नवरत्न को कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि मिश्र बंधुओं की रचना है हिंदी नवरत्न और 1910 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई, और आचार्य शुक्ल जी ने इसे कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। यह परीक्षा में पूछा गया है कि शुक्ल जी ने किस रचना को कवियों का इतिवृत्त संग्रह कहा है, उसमें हिंदी नवरत्न का नाम होगा तो आपको उस पर टिक करना होगा। आगे के पॉइंट है कि इस ग्रंथ में सबसे बड़ी विशेषता थी कि जिसमें यह स्थापित किया गया कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ मिश्र बंधुओं ने लिखा, उसकी बड़ी भारी विशेषता शुक्ल जी मानते हैं कि इसमें देव को हिंदी के सबसे बड़े कवि के रूप में स्थापित किया गया है। इस तुलना में देव को बिहारी के समक्ष रखकर देव को बड़ा बताया गया है। आचार्य शुक्ल जी की किताब जब आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने शुक्ल जी ने लिखा है कि मिश्र बंधुओं ने बिहारी पर आक्षेप लगाए, उन्हें कमतर दिखाया और देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए उनकी विशेषताएं गिनाई हुई है हिंदी नवरत्न में। तो यहाँ से एक विवाद पैदा होता है। उसके बाद पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक बिहारी सतसई एक अध्ययन 1918 ईस्वी में निकाली। देव बड़े की बिहारी विवाद में इन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ बताया और तर्कपूर्ण और साहित्यिक विवेचन के माध्यम से बताया। शुक्ल जी ने लिखा है कि मिश्र बंधुओं ने तो हिंदी नवरत्न में बिहारी पर आक्षेप लगाए, लेकिन जब पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी पर ये आलोचनात्मक पुस्तक लिखी 1918 में, तब पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी को श्रेष्ठ बताया, किंतु साहित्यिक विवेचन के द्वारा, कुतर्कों के द्वारा नहीं। इन्हीं विवादों में हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जन्म होता है। इन्हीं विवादों से, देव बड़े की बिहारी वाला जो विवाद है, इसी से हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जन्म शुक्ल जी मानते हैं। देव बड़े की बिहारी जो विवाद था, उसमें कुछ दो और अन्य पुस्तकें जो प्रसिद्ध हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र की देव और बिहारी, इसमें उन्होंने देव को श्रेष्ठ बताया है, और दूसरी है लाला भगवान दीन की बिहारी और देव, जिसमें लाला भगवान दीन ने बिहारी को श्रेष्ठ बताया। तो इस तरह से एक ये रोचक प्रसंग चलता रहा कि ये श्रेष्ठ कि वो श्रेष्ठ हिंदी में, इससे तुलनात्मक आलोचना का जन्म होता है हिंदी में। तो उम्मीद है कि आपको हिंदी समालोचना की शुरुआत, उसके सूत्रपात के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो दिए गए तथ्य हैं, जो उनके तर्क हैं, वो आपके लिए परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आप इनके नोट्स चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ संपर्क कर सकते हैं। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।